हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान का जो सीरीज चल रहा था उसी में भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में बताने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान में विशेषताओं का क्या प्रावधान है, कितनी विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने लिखी है, उसके बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हमें आप नीचे लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया और उसको टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। संविधान की विशेषताएं की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि संविधान हमारा 1949 में लागू हुआ। उसके बाद संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसे जैसे हमारा 7वां हो गया, 44वां, 42वां करके 73वें संविधान संशोधन है, 73वें, 74वें, 101 काफ़ी ज़्यादा संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए किए गए। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, कौन से संविधान संशोधन को। तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर आता है संविधान के मूल ढांचा से संबंधित वाद कौन था, तो केशवानंद भारती वाद 1973 संविधान के मूल ढांचा से संबंधित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। तो ये तो संविधान की कुछ बेसिक बातें। चलिए संविधान के एक एक जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है क्या है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। जब हमारा संविधान 1949 में अपनाया गया तो उसमें कितने टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 470 से अधिक 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 हमारी अनुसूची हैं। लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान या हमारा संविधान जो है दो तरह का होता है। दो तरह का संविधान का मतलब क्या होगा, एक संविधान ऐसा होता है जहाँ पे कोई लिखित कार्रवाई ना हो, लेकिन हमारा क्या है, देश चलता हो संविधान के अनुसार। तो लिखित वो होता है जहाँ पे संविधान लिखा जाता है, अलिखित वहाँ होता है जहाँ संविधान नहीं लिखा जाता है। अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन में है अलिखित संविधान, और लिखित संविधान की बात करें तो भारत अमेरिका में है लिखित संविधान। और भारत की बात करें तो भारत में लिखित संविधान है ही, बल्कि सबसे ज़्यादा विस्तृत और बड़ा भी संविधान है भारत के पास, जो कि विश्व के किसी भी देश के पास इतना बड़ा विस्तृत संविधान आज तक नहीं आया है। फिर हमारा आता है विभिन्न स्रोतों से निहित। स्रोत का मतलब ये हुआ कि संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं, संविधान के कुछ फीचर्स हैं, संविधान के कुछ पार्ट्स हैं, संविधान के क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से लिए। जैसे मूल अधिकार हमारा हो गया तो अमेरिका से लिया गया। डीपीएस जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसने वो जो है आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से कुछ प्रावधान लिए गए। जैसे हमारा हो गया संघ लोक सेवा आयोग है जिसको यूपीएससी कहते हैं, और हमारा वो हो गया आपातकालीन प्रावधान हो गया, संघीय सरकार हो गया। ये सब क्या करके 1935 के प्रावधान में लिए गए। कुछ अन्य प्रावधान भी अलग देशों से लिए गए, जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। वो हम अगली वीडियो में कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज तो ये जितने भी हैं इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा हो गया नम्य और अनम्य समन्वय। नम्य और अनम्य क्या होता है, नम्य का मतलब होता है लचीला, अनम्य का मतलब होता है कठोर। यहाँ पे नम्य और अनम्य, नम्य वो होता है जहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या हो, काफ़ी आसान हो। आसान का मतलब ये होता है कि जैसे संविधान संशोधन इस तरीके से माना जाता है कि मान लीजिए कोई साधारण कानून ही बना हो। अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है और वहाँ पे विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अनम्य संविधान भी कहा जाता है। अनम्य संविधान की बात करें जहाँ पे संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है तो वो हमारा है अमेरिका में, और नम्य संविधान जहाँ पे संशोधन प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान होती है तो वो हमारा कहाँ है, ब्रिटेन में। आ जाते हैं बात भारत की, तो भारत में नम्य और अनम्य दोनों संविधान का मिश्रण दिया गया है। कैसे पता करेंगे कि हमारा संविधान नम्य और अनम्य संविधान है? हम लोगों ने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि संविधान में संशोधन किया जाता है।
संविधान में संशोधन करने का जो शक्ति है वो संसद के पास है और अनुच्छेद 368 इसको शक्तियां प्रदान करती है। संसद में हमारा क्या आता है, राज्यसभा और लोकसभा आती है। ठीक, तो क्या हुआ, कुछ प्रावधान ऐसे भी होते हैं जिनको संसद साधारण बहुमत से करती है, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, कुछ प्रावधान ऐसे भी होते हैं जिसमें संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ उसको आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। तो ये हमारा हो गया नम्य और अनम्य का मिश्रण। फिर होता है एकात्मकता की झुकाव के साथ व्यवस्था। एकात्मकता क्या होता है, एक पूरे भारत में एक का मतलब क्या हो गया, भारत में क्या होगा, एक सशक्त केंद्र है, राज्य 28 है लेकिन सशक्त केंद्र केवल एक ही है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है, संविधान की सर्वोच्चता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवा का मतलब हो गया यूपीएससी में, जैसे हमारा हो गया आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों पर ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कुछ हमारी संघीय व्यवस्था होती है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वो क्या होता है, दो स्तरीय सरकार। जैसे हमारा राज्य स्तर पर हो गया राज्य सरकार, उसके केंद्र पर केंद्र सरकार। फिर हमारा शक्तियों का विभाजन होता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, शक्तियों का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमारा आता है संविधान की सर्वोच्चता हो गया और द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है संसद, संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में क्या होता है, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद हो गया। ठीक, तो ये हो गया। फिर हमारा आता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था वो होती है जहाँ पे कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका जो कार्यपालिका प्रति जवाबदेह होती है, आपस में दोनों क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, उनसे नेतृत्व से संसदीय व्यवस्था चलती है। और जहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का कोई समन्वय नहीं हो पाता। तो भारत में है, कोई भी जिसे कानून बनता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है सहमति के लिए। ये तो क्या, ये सब कुल मिला के संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में होता है जिसकी ज़्यादा बहुमत मिला वो अपनी सरकार बनाएगा। इसमें क्या होता है, मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री नियुक्ति हो गई, जिसे केंद्र स्तर पर हमारा प्रधानमंत्री होता है तो राज्य स्तर पर हमारा मुख्यमंत्री होता है। तो ये हो गया। फिर हमारा आता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि केंद्र स्तर यानी भारत के केंद्र स्तर पर क्या है, केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य स्तर पर राज्य उच्च न्यायालय है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के नीचे क्या है, हमारा जिला न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा। तो ये सब क्या होता है, पूरी जो है एक चेन चलती है। चेन में क्या है, सबसे टॉप पर कौन है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास हमारा मूल अधिकार का संरक्षक होता है और संविधान का भी संरक्षक कहा जाता है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जाकर के उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो क्या होगा, संविधान हमारा क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया है। संविधान हमारा सबसे सर्वोच्च में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में केवल कितने, 6 ही मौलिक अधिकार बताए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार मैंने पिछली वीडियो में बताया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसे हमारा समता का अधिकार हो गया, समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता हो गया, धार्मिक और अल्पसंख्यकों का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, शोषण के वो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया। लेकिन केवल प्रेजेंट टाइम में 6 बचे हुए हैं, जिसमें से हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया और उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए उसको क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि इसको एक लीगल राइट मान लिया गया। तो ये हमारा हो गया मूल अधिकार। फिर हमारा आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि जिसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये संविधान के भाग 4 में इसका 36 से 51 अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, हमारे आयरलैंड से लिए गए थे और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया गया था। डीपीएस की मेन बात ये होती है कि जब भी सरकार बनती है तो सरकार तो अपने हिसाब से नहीं चलती, लेकिन सरकार कुछ भी स्कीम या कानून बनाती है तो लोगों की भलाई के हित में बनाती है, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना का प्रोत्साहन देती है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें क्या है, राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक हित और क्या कहते हैं, व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हुए भी सरकार को कुछ दायित्व दिए जाते हैं, तो डीपीएसपी में बताया गया है। मूल कर्तव्य क्या होता है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार दे दिए गए। भाई किसी संविधान में जो आप अधिकार उसको दे दोगे तो हो सकता है वो
कुछ अधिकार पा कर कुछ अपने अधिकार का जो है गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाया। तो इसके लिए क्या हुआ, मूल जो कर्तव्य थे उसको भारतीय संविधान में कोई प्रावधान था नहीं उसका कि मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए। लेकिन क्या हुआ, बाद में संविधान का भाग 4 है और एक समिति आती है जिसको स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं, उसके आधार पर बताया गया कि संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उसके बाद कुल 10 मूल अधिकार हमारे जोड़े गए। लेकिन 11वां जो हमारा मौलिक अधिकार था तो वो था 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार होता है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कष्ट करें या नजदीकी विद्यालय में जाकर के उनको शिक्षा से अवगत कराएं। तो ये हो गया मूल कर्तव्य हो गया। फिर हमारा होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये होती है, भारत में हमारे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कहीं भी रहिए पूरे भारत में आपकी नागरिकता एक ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो आप यूपी के नागरिक हैं और वहाँ जाएंगे तो आप हरियाणा के नागरिक हैं। ओवरऑल मिला के आप कहीं भी रहिए लेकिन नागरिकता आपकी केवल एक ही है। कुछ ऐसे भी देश जहाँ पे 2 नागरिकता है, जैसे अमेरिका में क्या होता है, राज्य में जो भी रहता है, राज्य में रहता तो राज्य की नागरिकता लेती है और संघ की नागरिकता उसकी अलग से होती है। तो दोनों स्तर पर क्या होता है, दोनों स्तर पर सेवाओं का लाभ उठाता है। यहाँ पे क्या होता है, नागरिकता केवल एक ही होती है क्योंकि व्यक्ति को दोनों स्तर पर लाभ नहीं मिल सकता। नागरिकता का लाभ केवल एक ही स्तर पर मिलेगा, वो भी एकल नागरिकता होगी। भारत के संविधान में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। फिर हमारा था स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है, स्वतंत्र निकाय यहाँ पे कौन कौन से पहले ये जान लेते हैं। स्वतंत्र निकाय हमारा क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक, यूपीएससी हो गया, और हमारा क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गया, ठीक। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव को संपन्न करवाता है। अब मान लीजिए संसद है, संसद में किसके, लोकसभा के चुनाव हो गए, ठीक, विधानसभा के चुनाव हो गया, और तो ये चुनाव कौन कराता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हमारा चुनाव आयोग करवाता है। तो उसको स्वतंत्रता भाई दी गई है कि आप चुनाव कराइए, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप चुनाव कराइए। तो ये स्वतंत्र निकाय, इसका संविधान में प्रावधान है। यूपीएससी क्या होता है, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं भर्ती निकलती है केंद्र स्तर पर, तो यूपीएससी शुचिता और पारदर्शिता पूर्वक क्या करती है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीएजी क्या होता है, मान लीजिए कहीं कोई लेखा है, कितना पैसा खर्च हुआ कौन से डिपार्टमेंट, तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है, वो सीएजी तैयार करता है। लोक लेखा समिति जो होती है, मतलब पूरे देश का बजट, पूरे देश का जो लेखा जोखा होता है वो सीएजी के हाथ में होता है। तो ये भी इसका संविधान में प्रावधान है। फिर हमारा आता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या होता है कि मान लीजिए आप देश में रह रहे हैं, देश में ऐसी कोई परिस्थिति न आ जाए जहाँ पे लगे कि यार अब तो शासन करना कठिन हो गया, तो भारत के संविधान में 3 आपातकालीन दिए गए हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है वो सशस्त्र विद्रोह, बाह्य विद्रोह हो गया, उसके आधार पर युद्ध या इसके आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 में बताया गया कि राज्य जो है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई काम ना कर रहा हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 360 का वित्तीय आपातकाल लग सकता है, जो कि भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा आपातकालीन प्रावधान। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब होता है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार होती है जो पंचायत, जिसको हम पंचायत कहते हैं। तो पंचायत स्तर पर सरकार जो बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय सरकार कहते हैं। और इसके बारे में एक संशोधन आया था और समिति भी आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये सब जोड़ा गया। तो उसकी अलग पंचायती राज विभाग की पंचायती त्रिस्तरीय सरकार या पंचायती राज की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें पूरा पंचायती राज विभाग की समितियां क्या थी, उसे क्या क्या प्रावधान से, वो पंचायती राज की वीडियो में इसको देखेंगे। सहकारी समितियां क्या थी, सहकारी समिति क्या का भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। एक धर्मनिरपेक्ष या राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का जो संविधान है किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। इसके यहाँ सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति झुकाव नहीं रखेगा, यानी कि उसको उसके हिसाब से सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे, सभी धर्म उसके नज़र में समान होंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। वयस्क मताधिकार क्या हो गया, वयस्क मताधिकार ये हो गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार होता है। वोट डालने से हम अपने जब प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि ही जाकर के सरकार चलाते हैं।
तो क्या हुआ कि हमें जो है वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। वयस्क मताधिकार इसलिए दिया गया ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और जो प्रतिनिधि जाकर सरकार चला सकें। इसके लिए क्या हुआ, एक हमारा पहले एज जो थी मताधिकार करने की वो हमारी 21 वर्ष थी, यानी कि जब आप 21 वर्ष के ऊपर हो गए तब आप क्या वोट देने के लिए एलिजिबल होगी। लेकिन क्या हुआ, बाद में आप 61वें संविधान संशोधन 1988 के जरिए इसको घटा करके 18 कर दिया गया, यानी कि 18 वर्ष जितने भी नागरिक हैं वो सब वोट डालने का अधिकार है। क्या कारण था कि भारत का जो संविधान है काफ़ी संविधान की जो लंबा और लिखित था, तो कारण ये थे भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रावधान किया गया, कुछ सांस्कृतिक विविधताएं और भौगोलिक विविधता थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी का एकल संविधान था, और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का था वर्चस्व था। फिर यहाँ मैंने बताया था कि संविधान का कुछ एक मूल ढांचा होता है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो संविधान का मूल ढांचा क्या, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, शक्तियों का पृथक्करण हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, स्वतंत्रता व व्यक्ति की गरिमा हो गया, और राष्ट्र की एकता और अखंडता हो गया। तो ये रही संविधान की विशेषताएं, संविधान का मूल ढांचा हो गया। क्या कारण थे जो संविधान काफी ज्यादा लंबा और विस्तृत हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया। अगली वीडियो में हम आपको अगली नए टॉपिक पर लेके आएंगे। हर एक टॉपिक का, इसमें जितने भी पॉइंट हैं, हर का एक चैप्टर है। जब चैप्टर हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमें जाकर के पूरा क्लियरिटी समझ में आएगी। लेकिन ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में आ जाते हैं कि संसदीय विशेषताएँ, मतलब क्या पूछ देते हैं कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं, तो विशेषताएँ दी होंगी, कौन सी विशेषताएँ एकल विशेषताएँ हैं, ये सब करके क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है, संविधान का मूल ढांचा से रिलेटेड विवाद कौन था, तो केशवानंद भारती जो था मूल ढांचे से विवाद था। फिर हमारा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1942वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा दी गई थी। वयस्क मताधिकार हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जितने भी थे मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। अगली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।